हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेटी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? तो आज 8 फरवरी है, बहुत ही बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का एनालिसिस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो 6 PM पे हर रोज हम द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बाय द एंड ऑफ इट आपके नोट्स बन जाते हैं। आपकी मैं एक अच्छी रीडिंग मरवा देती हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मार्क करके लेकर आती हूँ मैं। ठीक है, मार्क मतलब निकाल के लाती हूँ द हिंदू में से। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स मैं यहाँ पे बनवा रही हूँ, प्रैक्टिस करना चाहते हैं पूरे क्विज फॉर्मेट में, तो एमसीक्यूज बाय कर लीजिए। जनवरी 2024 के एमसीक्यूज और आप बहुत जल्दी फेब 2024 के भी टेस्ट जो हैं वो लाइव हो जाएंगे। एंड इसके लिए रिविजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो रिवाइज करिए। ठीक है, एंड ऑल्सो तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट 30 पीपल वो किल। तो पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस, मतलब वो अपना प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट क्यों रहे? अभी हम यहाँ से कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। पाकिस्तान में तालिबान जो है वो है तालिबान की पाकिस्तान का तालिबान, ऐसे लिख लेते हैं। लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। तो क्या है, पाकिस्तान का तालिबान है। तो देखिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि तालिबान जो है, एक तालिबान पाकिस्तान में है और एक तालिबान अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में तालिबान है। जो अफगानिस्तान वाला तालिबान है वो तो पावर में आ गया, दो वो एक टेररिस्ट ग्रुप था, बट आज की डेट में वो टेररिस्ट ग्रुप था, पर आज की डेट में वो अफगानिस्तान चला रहा है। ठीक है ना? ठीक है, अब यहाँ पर तालिबान, जो पाकिस्तान का तालिबान है, वो भी सपने देखने लग गया कि भाई अगर तालिबान जो अफगानिस्तान में है, वो ग्रुप जो है अफगानिस्तान को टेक ओवर कर सकता है और अफगानिस्तान को चला सकता है, रूल कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो अब ये करने लगे अटैक्स। तो बहुत सारे बॉम्ब अटैक्स होने लगे, बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे पाकिस्तान में। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान है वो भी पाकिस्तान की तालिबान का पूरा पूरा साथ दे रही है। तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और वहां पर अटैक होने लगे। अब इसी चक्कर में पाकिस्तान ने एक माइग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, जो अफगानिस्तान से लोग इलीगल माइग्रेशन कर कर आए थे, मतलब बिना बिना परमिशन से पाकिस्तान में घुस आए थे, उनको निकाल दिया था कि चले जाओ, हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, तुम लोग ही इन्वॉल्व हो। ऐसे पाकिस्तान में हुआ था। तो आपको क्या रखना है इस पूरी स्टोरी में से, कि पाकिस्तान का भी तालिबान है जो वहां पर अटैक करता रहता है। अफगानिस्तान का जो तालिबान है, कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के तालिबान का पूरा पूरा साथ दे रहा है। ठीक है ना? बलूचिस्तान प्रोविंस में ये जो है ये हुआ है। बलूचिस्तान वैसे ही एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है पाकिस्तान के लिए, वहाँ के लोग अलग होना चाहते हैं पाकिस्तान से। बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको अच्छे इस तरह ट्रीट नहीं करते हैं पाकिस्तान के लोग, ऐसा बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है, लिखना भी कुछ भी नहीं है। उसके बाद द इलेक्शन कमीशन हैज़ अप्रूव्ड अ नेम फॉर द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार। अब यहाँ पर कल हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, एक बार रिविजिट कर लेते हैं, कि हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ कि शरद पवार, ठीक है ना, दो पवार से पावर में। ठीक है ना, अजीत पवार और शरद पवार, अजीत पवार और शरद पवार। तो शरद पवार जो थे वो पार्टी को चला रहे थे। कौन सी पार्टी को चला रहे थे? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। देखिए, कांग्रेस पार्टी अलग है और ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अलग है। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में शरद पवार जी पावर में थे और ये चला रहे थे, बट एकदम से ही अजीत पवार जो थे वो कहते कि मेरे साथ ज्यादा लोग हैं, अजीत पवार के साथ ज्यादा ग्रुप जो है वो बन रहा है और मैं इस पार्टी का हेड हूँ, एनसीपी का। और इन्होंने बीजेपी और शिवसेना को सपोर्ट दी और ये डेप्यूटी सीएम बन गए अजीत पवार। ठीक है ना? अब प्रॉब्लम ये हुई, ये दोनों वही प्रॉब्लम, कि रियल नेशनल कांग्रेस पार्टी का हेड कौन है, अजीत पवार है या फिर शरद पवार है। कल इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर दिया कि अजीत पवार का जो ग्रुप है वो रियल एनसीपी है, दैट इज वो रियल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या हुआ, ये दोनों ग्रुपिंग में से दो लोग अलग अलग हो गए, अपने ग्रुप बना के बैठ गए। दोनों कह रहे हैं कि हाँ हम रियल है, हम रियल है। तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना था कि कौन रियल है। उन्होंने कहा अजीत पवार की वाली रियल है, क्योंकि उनके पास ज्यादा मेजोरिटी है। ठीक है, तो ये कहा गया। अब यहाँ पर जो नाम है, शरद पवार के पास भी तो पार्टी है बट उनके पास नेशनल, अब यहाँ पे अजीत पवार को जब कहा गया कि हाँ तुम हो रियल, तो इनको पार्टी का नाम भी दे दिया गया, नेम भी दे दिया गया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और सिंबल भी दे दिया गया। इनकी पार्टी का सिंबल क्या है? क्लॉक।
क्लॉक सिंबल भी दे दिया। तो बट इन्होंने शरद पवार को कहा कि तुम भी अपनी पार्टी का नाम चूज कर लो, हम तुमको अलाउ करते हैं। तो फिर इन्होंने क्या पार्टी का नाम चूज किया वो हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन अप्रूव्ड, अप्रूव्ड अ नेम, अप्रूव्ड अ नेम फॉर शरद पवार ग्रुप, ठीक है ना। नाम क्या है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार। क्या नाम है, शरद चंद्र पवार। ये नाम बन गया, ये नाम बन गया, ठीक है। अब यहां पर अजीत पवार को क्या गया, अजीत पवार गॉट एनसीपी प्लस क्लॉक सिंबल, ठीक है ना। वो तो मतलब कहा गया कि रियल अजीत, रियल ग्रुप, रियल एनसीपी कौन से वाला ग्रुप है, अजीत पवार वाला ग्रुप है। क्या मैम मुझे ये याद रखना है, यस। छोटी सी तो स्टोरी है, इसमें याद रखने वाला है ही क्या। शरद पवार, पावर से पवार, पवार, ठीक है, अजीत पवार, शरद पवार। अब चलिए आगे चलते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंसमेंट। अब ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपको ना पहले चीज समझनी पड़ेगी कि म्यांमार के अंदर क्या हो रहा है। म्यांमार के अंदर ये नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको समझिए। म्यांमार के अंदर 2021 के अंदर कू हो गया। कू का मतलब क्या होता है, ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर। किसने फेंक दिया, यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लोगों ने इलेक्ट करके एक लीडर को बिठाया था, ठीक है ना। उसको किसने फेंक दिया, उसको किसने फेंक दिया, मिलिट्री ने उसको साइड कर दिया। मिलिट्री ने कू कर दिया और मिलिट्री ने ये वाली जो गवर्नमेंट थी इसको निकाल फेंका, मिलिट्री पावर में आ गई। अब लोग मिलिट्री को बोलने लगे भाई इलेक्शंस करा दो, इलेक्शंस करा दो। मिलिट्री ने इलेक्शंस नहीं कराए, ग्रुप बनने स्टार्ट हो गए, ग्रुप बनने स्टार्ट हो गए, मिलिटेंट ग्रुप बनने स्टार्ट हो गए जो इसके साथ लड़ने लग गए, मिलिट्री के साथ, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है वहां पे। एक डिस्टर्बेंस तो ये है, दूसरी डिस्टर्बेंस ये है अब क्योंकि वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन। इलीगल माइग्रेशन कहां पर हो रही है, इंडिया के अंदर लोग इलीगल माइग्रेट हो रहे हैं, मतलब बिना परमिशन के एंट्री कर रहे हैं, एंट्री विदाउट परमिशन, इंडिया में बिना परमिशन के आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंडिया वाले दुखी हो गए तो इंडिया वाले ने कहा कि हम म्यांमार के साथ बॉर्डर लगाएंगे। तो एक तो ये पंगा है कि उनकी मिलिट्री के साथ ग्रुप्स लड़ रहे हैं, वहां पे लोग दुखी हो गए तो हमारी कंट्री में आ रहे हैं। अब दूसरा पंगा, ये जो लोग एंट्री विदाउट परमिशन कर रहे हैं ये हमारे यहाँ भी राइट्स क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ भी लड़ाइयाँ कर रहे हैं। मणिपुर के अंदर जो राइट्स थे उसका रीजन निकला कि ये लोगों ने लड़ाइयाँ कराई हैं, ठीक है। और दूसरा रीजन है रोहिंग्यास। यहाँ पर जो रोहिंग्यास है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ की, म्यांमार की, उनको भी मारा पीटा जा रहा है और ये तो कब से आ रही है उधर से। तो यहाँ पर ये दो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या निकाला गया कि पहले तो म्यांमार जो और जो इंडिया का बॉर्डर है 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार का, वहां पर फेंसिंग करी जाएगी, ये होम मिनिस्टर ने बोला है। और जो एफएमआर है, फ्री मूवमेंट रिजीम जो फॉलो हो रही थी, ठीक है ना, एफएमआर था हमारा, फ्री मूवमेंट रिजीम जो थी वो फॉलो हो रहा था। 2018 में ये आया था म्यांमार इंडिया के बीच में कि 16 किलोमीटर जो बॉर्डर के लोग हैं, इंडिया के बॉर्डर के लोग हैं, म्यांमार के बॉर्डर के लोग हैं, वो ना म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं वो 16 किलोमीटर तक इंडिया में आ सकते हैं बिना वीजा के, और इंडिया वाले म्यांमार में 16 किलोमीटर बिना वीजा के जा सकते हैं। बट ये भी फ्री मूवमेंट रिजीम भी जो है हम खत्म करने वाले हैं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें क्या नोट करना है कि होम मिनिस्टर ने बोल दिया है, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस्ड, होम मिनिस्टर अनाउंस्ड सेंटर वुड फेंस, सेंटर वुड फेंस, वुड फेंस इंडिया म्यांमार बॉर्डर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ठीक है ना। ये कितना बॉर्डर है, 1643 किलोमीटर। क्या ये इंपॉर्टेंट है 1643 किलोमीटर, यस ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर भी एक स्टोरी है, जो मिजोरम वाले हैं, ठीक है, कुछ स्टेट्स तो बहुत खुश है, मणिपुर की स्टेट खुश है क्योंकि वो तो कहते हैं हमारे यहाँ राइट्स ही इनकी वजह से हुए, ठीक है ना। बट कुछ स्टेट्स जो हैं वो खुश नहीं है, नागालैंड जो है वो खुश नहीं है, ठीक है ना। देयर मिजोरम एंड नागालैंड काउंटर पार्ट्स, मिजोरम और नागालैंड खुश नहीं है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर जो है वो खुश है, मिजोरम नागालैंड खुश नहीं है। हमको क्या रखना है कि इतना बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार का और उसकी जो फेंसिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि फेंसिंग होगी। और एफएमआर जो है फ्री मूवमेंट रिजीम जो है उसके ऊपर भी चल रहा है कि उसको कैंसिल करेंगे। 2018 में आई थी, 16 किलोमीटर तक अलाउड है बिना वीजा के एंट्री, बॉर्डर के जो लोग हैं इंडिया म्यांमार के बॉर्डर की एक दूसरे कंट्री में 16 किलोमीटर विदाउट वीजा जा सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ रहा है, ठीक है। अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज ये लिख लीजिए, ठीक है जी।
उसके बाद आगे चलेंगे। गुजरात पासिस रेजोल्यूशन टू टीच भागवत गीता इन स्कूल। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सी स्टेट ने ये बोला है। गुजरात ने बोला है, गुजरात पासिस रेजोल्यूशन, गुजरात पासिस रेजोल्यूशन टू टीच भागवत गीता, टू टीच भागवत गीता इन स्कूल्स। ठीक है ना, टू टीच भागवत गीता इन schools. The Gujarat Assembly on Wednesday unanimously passed a resolution requesting BJP government in the state to take necessary steps for the effective implementation of the education department's recent decision. तो यहाँ पर the resolution states that the script must be taught in schools to students from class 6 to 12. ठीक है ना, 6 to 12 क्लासेस 6 to 12 को पढ़ाया जाएगा। ये कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। भगवद गीता, रामायण, महाभारत, भागवत गीता। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, इन सितंबर 2023 द अपील्ड द हाँ ये देखो FMR आ गया, रिजीम फ्री मूवमेंट रिजीम अग्रीमेंट बिटवीन टू। ये गलत हो गया, ये ऊपर नीचे हो गया। ये ना म्यांमार वाला ये FMR जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्री मूवमेंट रिजीम, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और मणिपुर के अंदर जो राइट्स हुए कुकी चिन और मेती कम्युनिटी के बीच में, वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो मेती कम्युनिटी के, जो कुकी चिन कम्युनिटी के लोग हैं, इनकी बैक जो है वो म्यांमार को लगती है, और ये वही थे जो आए हुए थे इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू, मतलब नो वीज़ा नो परमिशन, कुछ भी बिना परमिशन के इंडिया में बैठे हैं और हमारे यहाँ ही राइट्स करवा रहे हैं। तो इसलिए अब ये FMR भी कैंसिल होगा और फेंसिंग भी होगी। ठीक है, नागालैंड और मिजोरम खुश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम खुश है। ठीक है, क्यों खुश नहीं है? अभी एक क्वेश्चन भी होना चाहिए, तो स्टोरी बता देती हूँ। इसलिए खुश नहीं है बिकॉज इनके रिश्तेदार जो हैं वो इधर मणिपुर म्यांमार में रहते हैं, तो अभी तो जा सकते थे बट अब नहीं जा पाएंगे। ठीक है, वीजा चाहिए होगा। A newly discovered 390-year-old, a newly discovered 390-year-old Deepa Stambham lamp post on the edge of river Krishna in Nalgonda district of Telangana casts a fresh light on trade ties in the region in early medieval times. अब यहाँ पर कहाँ पे मिला है? ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ 390-year-old, 390-year-old क्या है ये? दीपा स्तंभम। क्या बोल रहे हैं इसको? लैम्प पोस्ट on the edge of river Krishna in Nalgonda district of तेलंगाना। ठीक है ना, अब ये क्या बताता है? टेल्स अस अबाउट ट्रेड ties in the region। है ना, ये क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि वर्किंग इन द एरिया फाउंड दैट 20 foot tall pillar with hollows for lamps and multilingual inscription in Mudiminkam village of Nalgonda. Based on the inscription engraved on the lamppost near the ruined Shiva temple, the pillar can be dated to June 1635. It is dedicated to Kashi Vishwanatha, and because of its height, it would have served as lighthouse on the riverine route. ये रूट पर क्या सर्व किया होगा इसने? लाइट हाउस की तौर पे सर्व किया होगा। ये कहाँ पर मिला है? ये दीपा स्तंभन कहाँ पर मिला है? तेलंगाना के नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी, चलिए उसके बाद मतलब ट्रेड का है कि रिवर से शिप्स आती थी, फिर शिप्स नहीं बोट्स आती थी, ट्रेड होती थी। तेलंगाना जो था वो ट्रेड में इन्वॉल्व था बहुत पुराने ज़माने से, ये पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट को। Recently, Madras High Court in S. Harish versus Inspector of Police quashed the judicial proceedings and held that downloading child pornography was not an offence under Section 67B of the Information Technology Act. अगर सिर्फ कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है ना, जिसके अंदर सेक्सुअल एक्ट में एक बच्चा इन्वॉल्व है, ठीक है, उसकी वीडियो जो है वो डाउनलोड करता है, दैट इज़ नॉट एन ऑफेंस। ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। उसको और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो वो इन्वॉल्व था उसके अंदर या उसने किसी बच्चे को इन्वॉल्व किया, ऐसा कुछ है, तब आगे एक्शन लिया जा सकता है। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
जजमेंट, तो लिखेंगे मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट इन एस हरीश वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस क्वैश्ड मतलब खत्म कर दी, क्वैश्ड मतलब फिनिश्ड, क्वैश द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, quashed the judicial proceedings and held that downloading child pornography was not an offense under section 67B of Information Technology Act। मतलब इस एक्ट के अंदर, इसके अंदर नहीं है डाउनलोडिंग, जस्ट डाउनलोडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज नॉट एन ऑफेंस अंडर इट, ठीक है ना। क्वैश कर दी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मतलब फिनिश कर दी, ठीक है ना, खत्म कर दी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, केस खत्म कर दिया। द हाई कोर्ट कैटेगोरिकली सेड दैट वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर से वाज नॉट एन ऑफेंस। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जस्ट वॉचिंग, ठीक है ना, डब्बे में डालेंगे वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी per se was not an offense, ठीक है ना। अब अगर वो वॉच कर रहा है इन प्राइवेट तो वो ऑफेंस नहीं है, अनलेस अनटिल आप कुछ और नहीं कर रहे। अब कुछ और के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, इसको डब्बे में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ना थोड़ा मतलब चटकाने वाला मैटर है तो ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। सेक्शन 65BB ऑफ द IT एक्ट सेज दैट हुएवर क्रिएट्स टेक्स्ट और डिजिटल इमेज collects, seeks, browses, downloads, advertises, promotes, exchanges, or distributes material in any electronic form depicting children in obscene or indecent or sexually explicit matter shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and with fine which may extend to, तो ये है लॉ। बट कोर्ट यहाँ पे कह रहा है, हाई कोर्ट हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस द अक्यूज्ड मस्ट हैव, अक्यूज्ड का मतलब क्या है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगी है कि हाँ उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है ना। अक्यूज्ड मस्ट हैव पब्लिश्ड, ट्रांसमिटेड, क्रिएटेड मटेरियल डिपिक्टेड चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट और एक्ट और कंडक्ट, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट ने क्या लिखा बोला है ये भी लिख लेते हैं। हाई कोर्ट हेल्ड दैट, ये थर्ड पॉइंट बन जाएगा। हाई कोर्ट हेल्ड दैट in order to constitute in order to constitute an offense the accused must have punished the accused must have published, transmitted, created material depicting children in sexually explicit act or कंडक्ट। वो कहते हैं मैं डाउनलोडिंग एंड वॉचिंग नहीं, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया होना चाहिए, कुछ किया होना चाहिए, इधर उधर दिया होना चाहिए, तब वो ऑफेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये पूरे पॉइंट्स को ही पढ़ना जरूरी है क्योंकि तभी स्टेटमेंट बेस्ड आंसर क्वेश्चंस जो होंगे वो आंसर कर पाओगे। अगर CDS NDA वाला यहाँ पर कोई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या कौन से हाई कोर्ट ने ऐसा बोला, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला, वो भी आ सकता है। The National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, under an agreement with the American National Center for Missing and Exploited Children, regularly gets geotagged cyber tip-line reports to prosecute those who upload child sexual abuse materials. CSAM बोलते हैं उसको, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल डालते हैं उनको जियो टैग कर ढूंढते हैं और उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। कौन यहाँ पर NCRB जो है वो अग्रीमेंट में है किसके साथ, अमेरिकन नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, जियो टैग करते हैं थ्रू साइबर टिपलाइन रिपोर्ट्स, ठीक है। The use of term CSAM is preferred because the term pornography implies consent which a child is not capable of giving। तो pornography जो है वो कहते हैं consent, term consent वो होता है, बट एक बच्चा थोड़ा कंसेंट देगा, उसको बेचारे को पता भी नहीं उसके साथ हो क्या रहा है। Therefore it will be better if the child pornography is replaced with term CSAM in Indian laws। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि CSAM के साथ रिप्लेस हो जानी चाहिए।
हमारे लिए बेटा जी जो इम्पोर्टेंट है वो है ये वाला पार्ट, और इसको हम नोट कर लेंगे, इसको हम नोट कर लेंगे। एक मिनट रुको, ये वाले पार्ट को मैं कॉपी मार लूँ, जस्ट ये वाले पार्ट को कॉपी मार के बस एक मिनट लगेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैंने ढंग से सेट नहीं किया। अब ये देखो यहाँ पे हम चेप लेंगे इसको, ठीक है, चलो चेपें इसको। ये है, ये अलग से डब्बा ही बनेगा क्योंकि अलग है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, अंडर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हैज एन अग्रीमेंट, हैज एन अग्रीमेंट, हैज एन अग्रीमेंट विद, किसके साथ, अग्रीमेंट विद अमेरिकन नेशनल सेंटर, अमेरिकन नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। ये क्या करता है, ये रेगुलरली जियो टैग करता है चीज़ों को, ठीक है ना, रेगुलरली गेट्स जियो टैग्ड, मतलब लोकेशन पता चलती है, जहाँ पे भी जियो टैगिंग और ये सब आ गया मतलब लोकेशन वाला कोई सीन है। टिप लाइन रिपोर्ट्स, टिप मिलते हैं भैया यहाँ से अपलोड हुआ है, ठीक है ना। टू प्रोसिक्यूट, एक्शन लेते हैं, लीगल एक्शन लेते हैं, केस फाइल करते हैं, टू टेक एक्शन, टू टेक लीगल एक्शन, ठीक है ना, जो भी रिक्वायर्ड लीगल एक्शन है, प्रोसिक्यूट का मतलब ये होता है, ठीक है ना, प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट who prosecute those who upload, prosecute those who the upload the CSAM. Now what is CSAM, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। CSAM is child sexual abuse material, child sexual abuse material, child sexual abuse material, ठीक है जी बेटा जी। ये बनता है नेशनल, यहाँ पर क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने किसके साथ, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, अमेरिकन नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है, जो जियो टैग्ड साइबर टिपलाइन भेजती है। जियो टैग्ड मतलब लोकेशन बता देती है कि यहाँ से अपलोड हुआ है क्या, सी सैम मटीरियल। सी सैम क्या होता है, सी सैम इज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल, ताकि वहाँ पे पकड़ सको और प्रोसिक्यूट कर सको। प्रोसिक्यूट का मतलब बेटा जी होता है टू टेक लीगल एक्शन, टू टेक लीगल एक्शन, ठीक है जी। ऑन February 3 प्रो आयरिश यूनिटी पॉलिटिशियन, अब यहाँ पर हमने आयरलैंड वाली स्टोरी जो थी वो बात करी हुई है, एक बार दोबारा से करेंगे। अब जो ये मैं यहाँ पे गन डालने वाली हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो देखिए यार, एक तो नॉर्दर्न आयरलैंड है, एक तो नॉर्दर्न आयरलैंड है और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ना। तो आयरलैंड, आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ना। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है वो एक कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये क्या हुआ, सॉरी, ठीक है ना भाई। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज अ कंट्री एंड नॉर्दर्न आयरलैंड इज पार्ट ऑफ, अब यहाँ पर ये लिख लेते हैं, ये एक कंट्री है, ठीक है ना, और ये पार्ट ऑफ यूके है, ठीक है ना। डिफरेंस समझ में आ गया। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है बेटा जी वो एक पार्ट ऑफ यूके है, वो कंट्री नहीं है, पर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक कंट्री है अपने आप में, ठीक है जी। अब यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ, नॉर्दर्न आयरलैंड में ग्रुप्स है, ठीक है ना। क्रिश्चियंस जो है वो दो में डिवाइडेड है, ठीक है ना। क्रिश्चियंस आर डिवाइडेड इनटू टू, वन इज प्रोटेस्टेंट्स एंड द अदर आर कैथोलिक्स, ठीक है ना, एंड द अदर आर कैथोलिक्स, ठीक है ना। वन इज प्रोटेस्टेंट्स और नन द अदर इज कैथोलिक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स थे, और जो यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड, तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड तो एक कंट्री बन गई, ठीक है ना, बन गई थी, ये तो है कंट्री। नॉर्दर्न आयरलैंड जो वो है यूके का पार्ट। अब प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोग जो नॉर्दर्न आयरलैंड में रहते थे, बहुत ध्यान से सुनना, जो कुछ लोग जो नॉर्दर्न आयरलैंड में रहते थे उनमें से कुछ लोग जो थे वो चाहते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का पार्ट बन जाए, और कुछ चाहते थे कि यूके का पार्ट बन जाए। मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड में कुछ लोग थे जो चाहते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट बन जाए, और कुछ चाहते थे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का पार्ट बन जाए, ठीक है ना। तो जो कैथोलिक्स थे यहाँ पर, जो कैथोलिक्स थे वो नेशनलिस्ट थे, जो कैथोलिक्स थे उनको बोला गया नेशनलिस्ट, ठीक है, नेशनलिस्ट थे, एंड दे वांटेड टू जॉइन, वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जिसकी यहाँ पर हमने बात करी, ठीक है। जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो यूनियनिस्ट बोला गया उनको, एंड दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ यूके,
ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, वर्सेस लड़ाई हो गई, और इस झगड़े को नाम दिया गया ट्रबल्स। इस झगड़े को नाम दिया गया ट्रबल्स। अब ट्रबल्स को खत्म कैसे किया गया? ट्रबल आई है तो खत्म तो होगी ना, दुख आया है तो भगवान खत्म करेगा। अब यहाँ पर ये किया गया, यहाँ पर गुड फ्राइडे अग्रीमेंट साइन किया गया। कौन सा अग्रीमेंट? गुड फ्राइडे अग्रीमेंट साइन किया गया। 1998 में ये अग्रीमेंट साइन किया गया, और इसके अंदर एक सिस्टम बिठाया गया जिसके अंदर दोनों ही प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स जो थे उनको पावर दी गई गवर्नमेंट चलाने की। और इसी के अंदर जो है जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो किसका पार्ट बना? नॉर्दर्न आयरलैंड पार्ट बना यूके का पार्ट। अभी नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है, तो स्टोरी समझ में आ गई। यहाँ पर एक नॉर्दर्न आयरलैंड है, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और एक यूके है। कुछ लोग नॉर्दर्न आयरलैंड में यूके का पार्ट होना चाहते थे, कुछ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का। कैथोलिक्स जो थे वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का होना चाहते थे। प्रोटेस्टेंट्स जो थे, जिनको यूनियनिस्ट बोला गया, वो यूके का होना चाहते थे। इस पीछे लड़ाई हो गई, ट्रबल्स बोला गया उस लड़ाई को। फिर गुड फ्राइडे अग्रीमेंट आया 1998 का, और ये लड़ाई को खत्म किया गया। इस लड़ाई को खत्म किया गया कि बहुत लड़ लिए, अब और नहीं लड़ना है, बहुत लड़ लिए और नहीं लड़ना है। अब बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि दी जब आप कॉन्सेप्ट समझाते हो तो हम वो कॉन्सेप्ट नोट करा करें या नहीं करा करें? देखिए, अगर आपको मतलब अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा पहली बार कर रहे हो चीज़ें और याद भी नहीं रहती हैं, तो फिर आप साइड में पेंसिल से ये सब चीज़ें लिख सकते हो। नहीं तो अगर पता ही है ऑलरेडी तब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने साइड पे बिठा दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। अब ऑन February 3 प्रो आयरिश, प्रो का मतलब साथ में, आयरिश आयरलैंड की यूनिटी, आयरिश यूनिटी मतलब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ यूनिटी करने वाला माइकल ओनेल फ्रॉम सिन फिन पार्टी मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट नेशनलिस्ट फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। अब देखिए यहाँ पर हर एक वर्ड का मीनिंग हमें समझना होगा कि ऑन February 3, ठीक है, प्रो आयरिश मतलब जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का पार्ट बनना चाहता था। ठीक है, वो पॉलिटिशियन जो इस थॉट का है कि मुझे को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का पार्ट बनना है, जिसको कि नेशनलिस्ट बोला गया। क्या बोला गया? जिसको कि नेशनलिस्ट बोला गया। तो यहाँ पे भी ही बिकेम द फर्स्ट नेशनलिस्ट, जो आयरलैंड का पार्ट बनने वाली सोच वाला फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड बना है। आफ्टर द ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी द लॉन्गेस्ट प्रो यूके पार्टी। और जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी है वो किसकी तरफ है? यूके की तरफ है कि नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट बन जाए। रिटर्न टू गवर्नमेंट एंडिंग अ 2 year लॉन्ग पॉलिटिकल डेडलॉक इन नॉर्दर्न आयरलैंड। तो डीयूपी जो था वो पॉलिटिकल डेडलॉक लेके बैठा था, छोड़ गया था। वो कहता मैं नहीं बनाऊंगा मैं नहीं आऊंगा बनाने के लिए। और आप देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक पार्टी जो है यहाँ पर सरकार नहीं चला सकते, दोनों पार्टी जरूरत होती है, अब वो भी आ गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले आयरलैंड, हम लिख लेंगे नॉर्दर्न आयरलैंड। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, थोड़ा ऊपर जगह बचानी है मुझे, नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड लिख लेना इशू। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं वो है प्रो आयरिश। प्रो आयरिश यूनिटी पॉलिटिशियन माइकल मिशेल ओ नील फ्रॉम सिन फेन पार्टी मेड हिस्ट्री। कैसे हिस्ट्री बनाई? क्योंकि वो बना बिकेम द क्या बना वो? ही बिकेम द, लिखेंगे बिकेम द फर्स्ट नेशनलिस्ट फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहला ऐसा मिनिस्टर बना, फर्स्ट मिनिस्टर बना जो नेशनलिस्ट है। मतलब नेशनलिस्ट कौन है? यहाँ पे मैंने बताया, नेशनलिस्ट वो है जो किसका पार्ट बनना चाहते हैं? नेशनलिस्ट हु वांटेड टू बिकम हु वांट टू बिकम पार्ट ऑफ बिकम पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है ना, ये जो है पहली बार पावर में आया। मतलब अभी ये यूके का पार्ट है, बट एक मिनिस्टर जो चाह रहा है कि ये आयरलैंड का पार्ट बने, मतलब फिरकी घूम सकती है नॉर्दर्न आयरलैंड की। ठीक है, अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी डीयूपी। ठीक है ना, डीयूपी लार्जेस्ट प्रो यूके पार्टी मतलब ये यूके का ही पार्ट रहना चाहती है। रिटर्न टू ये क्या आई? अब इसकी भी स्टोरी है। रिटर्न टू गवर्नमेंट
ending 2-year long deadlock इन आयरलैंड। इन्होंने 2 साल का जो डेडलॉक लगा रखा था नॉर्दर्न आयरलैंड में वो खत्म किया। अब हम आगे के पढ़ेंगे क्या है, मुझे पता है अभी थोड़े थोड़े डाउट्स होंगे, जैसे ही समझते जाएंगे बाय द एंड ऑफ इट डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नॉर्दर्न आयरलैंड इज गवर्न बाय अ पावर शेयरिंग अग्रीमेंट नोन एज कॉन्सोसिएशनलिज्म एज लेड डाउन इन गुड फ्राइडे अग्रीमेंट। ये जो लिखा हुआ है ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ यहाँ पे पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग अग्रीमेंट है नॉर्दर्न आयरलैंड में, थ्रू गुड फ्राइडे अग्रीमेंट ये हुआ था। दिस सिस्टम बिलीव्स दैट पावर शुड बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन वेरियस सेक्रेटरियन ग्रुप्स। मतलब इस सिस्टम में दोनों ही ग्रुप्स जो है, मतलब यहाँ पे 2 ग्रुप्स कौन से बने, एक तो बने कि जो यूके का पार्ट होना चाहते हैं जिनको यूनियनिस्ट बोला गया, नेशनलिस्ट जो कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का पार्ट बनने वाले हैं। 2 ग्रुप्स बन गए, दोनों ही ग्रुप्स को पावर दी गई, ठीक है। बिटवीन द प्रो आयरिश यूनिटी फैक्शन कॉल्ड नेशनलिस्ट और रिपब्लिकन्स, प्रो यूके फैक्शन विच आर लॉयलिस्ट और यूनियंस, इनको नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे सिस्टम चलता है ये पढ़ेंगे। द पार्टी दैट विन्स द लार्जेस्ट वोट शेयर विल होल्ड द फर्स्ट मिनिस्टर पोस्ट। जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलती हैं वो फर्स्ट मिनिस्टर की पोस्ट उनको मिलेगी। फर्स्ट मिनिस्टर की पोस्ट किसको मिली है, उसी के अंदर तो बेटा फर्स्ट टाइम वो बना है कि बिकेम द फर्स्ट नेशनलिस्ट फर्स्ट मिनिस्टर बने कौन, ये मिशेल ओनील बने हैं, ठीक है ना, जो नेशनलिस्ट हैं, जो नेशनलिस्ट हैं। नेशनलिस्ट मतलब जो चाहते हैं कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का पार्ट बन जाए नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो पार्टी ज्यादा वोटें ले जाती है वो क्या बनती है, उसका फर्स्ट मिनिस्टर बनता है, ठीक है। और जिसके पास सेकंड होती है, जो सेकंड नंबर वाली पार्टी होती है, ऐसे उसको छुनछुना नहीं पकड़ा देते, उसको भी पावर मिलती है। विद द सेकंड लार्जेस्ट वोट शेयरिंग विल कीप द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर। जो सेकंड पार्टी है मतलब डीयूपी, यहाँ पे डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी जो है उसको क्या पोस्ट मिलेगी, डेप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर की। ऑफ दीज टू पोस्ट of these two posts of these two posts one must be unionist and the other nationalist। तो ये भी है कि एक में यूनियनिस्ट बैठेगा दूसरे में नेशनलिस्ट बैठेगा। बोथ पोजीशन होल्ड इक्वल वेट एंड वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर। दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ मिल मिला के ही एग्जिस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था कि भैया जो डीयूपी थी, डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी थी, वो डेडलॉक में थी, मतलब वो नहीं आ रही थी, वो बैठ ही नहीं रही थी। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि दोनों हाथ जोड़कर ही सरकार चला सकते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो 2022 में ऐसा क्या हुआ, 2022 में बेटा जी ऐसा क्या हुआ, 2022 के अंदर सिन फेन फिनिश्ड फर्स्ट विद अ 29% वोट शेयर व्हाइल डीयूपी सेकंड आई। हाउएवर अ गवर्नमेंट वाज नॉट फॉर्म्ड, डीयूपी एग्जिस्टेड स्टॉर्मेंट बिकॉज इट ऑब्जेक्टेड टू द न्यू बॉर्डर कंट्रोल लॉज। तो ये अलग चीज आ जाएगी, पहले हम यहाँ का सिस्टम समझ लेते हैं, पहले हम यहाँ का सिस्टम समझ लेते हैं, क्योंकि सिस्टम समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। सिस्टम समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं 1 मिनट रुको, इसको कॉपी करने दो मुझे, इसको नोट करना पड़ेगा हमें। 1 मिनट, सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी कि मुझे ये सारा साफ सफाई करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही गंदा मंदा हो गया, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। 1 मिनट, इसका हम स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे बिठा देते हैं इसको, ठीक है। अब इसके हम नोट्स बनाएंगे बढ़िया से। हाँ चलिए, तो यहाँ पर ठीक है, गुड फ्राइडे अग्रीमेंट क्या कहता है, गुड फ्राइडे अग्रीमेंट कहता है कि भैया अच्छा फ्राइडे होना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे एक ऐसा डे है जब संडे सैटरडे की छुट्टी की खुशी ही अलग होती है, ठीक है ना। गुड फ्राइडे अग्रीमेंट ऑफ 1998। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला आंसर मिल गया कि ये कब हुआ, 1998 के अंदर हो। इसके अंदर, ठीक है ना, तो इसके अंदर अ सिस्टम वॉज क्रिएटेड, अ सिस्टम वॉज created that says power should be shared equally between between groups, ठीक है ना। तो ये बोला गया अब पार्टी ये क्या रूल बना, द पार्टी, ये सॉरी मैंने ब्लू से लिख दिया, द पार्टी हु विन्स द इलेक्शन, द पार्टी दैट विन्स द इलेक्शन, पार्टी दैट विन्स द इलेक्शंस wins the largest vote share will hold the post of first minister, will hold the post of first minister position, while the party with second largest vote share will keep the
पोस्ट ऑफ डेप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर। मतलब जो पार्टी जीतेगी इलेक्शन उसको फर्स्ट मिनिस्टर की पोस्ट मिलेगी, और जो हारेगी उसको डेप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर की मिलेगी। ठीक है ना। और यहाँ पे थर्ड रूल क्या है, ऑफ दीज टू पोस्ट एक यूनियनिस्ट, ऑफ दीज टू पोस्ट वन मस्ट बी वन मस्ट बी अ यूनियनिस्ट, वन मस्ट बी अ यूनियनिस्ट एंड द अदर शुड बी अ नेशनलिस्ट। एक यूनियनिस्ट की होनी चाहिए, वन मस्ट बी अ यूनियनिस्ट एंड अदर और नेशनलिस्ट। यूनियनिस्ट कौन है, यूनियनिस्ट उनको बोला गया जो यूके का पार्ट रहना चाहते हैं, नेशनलिस्ट उनको बोला गया जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का पार्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, ये तो इनका गुड फ्राइडे अग्रीमेंट का मोटा मोटा हिसाब किताब है। अब यहाँ पर जो सेकंड, जो हमने एक और थर्ड इशू पढ़ा कि भैया जो ये सिन फिन है, ठीक है ना, सिन फिन है, ये क्यों भाग गई थी। अब ये नहीं, दे वर नॉट अग्रीइंग टू अ अग्रीमेंट। ठीक है ना। अब ये अग्रीमेंट क्या था, देखिए ब्रेग्जिट हुआ। ब्रेग्जिट क्या है, ब्रिटेन ने ईयू को एग्जिट कर दिया, ब्रिटेन लेफ्ट यूरोपियन यूनियन। ठीक है ना, तो ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन का एग्जिट मारा कि मैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं हूं, तो इसको ब्रेग्जिट बोला। अब जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, याद रखना ये नॉर्दर्न आयरलैंड वो है जो यूके का पार्ट है, बट यहाँ पर जो गुड्स वगैरह का रूल्स है वो ईयू वाला ही चला। और ईयू के अंदर क्या रूल्स है गुड्स वगैरह की, जो भी बाहर से आएगा उसको खोल करके चेक करके ही अलाउ करते हैं, ऐसे नहीं करते। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या पड़ी, प्रॉब्लम क्या पड़ी, ये ट्रक आ रहा है, ठीक है ना, इसने नॉर्दर्न आयरलैंड जाना है और सामान देना है वहां पर। अब नॉर्दर्न, ये आया ब्रिटेन से, ठीक है ना, ब्रिटेन से ट्रक आया छुक छुक करते हुए, ये पहुंच गया नॉर्दर्न आयरलैंड। अब ईयू वाले कहते हैं ये यहाँ पर खुलेगा ट्रक, इसकी चेकिंग होगी। ब्रिटेन वाले कहते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड तो हमारा पार्ट है। और जो यूनियनिस्ट थे, यूनियनिस्ट कौन है वहां पे, सिन फिन वाले, वो कहते कि भैया हमको नहीं ये पसंद कि ब्रिटेन से आया हुआ ट्रक नॉर्दर्न आयरलैंड, हमारी तो इज्जत, वो मतलब पैसे लगते हैं उसको खुलवाने में, टाइम लगता है, ये सब कुछ। ठीक है, तो बहुत लड़ाई हुई। उसके बाद, लड़ाई तो नहीं मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई, उसके बाद बाय द एंड ऑफ इट विंडसर फ्रेमवर्क साइन हुआ। द यूके एंड द ईयू देन ड्रू फ्रेश रूल्स। विंडसर फ्रेमवर्क साइन हुआ जिसके अंदर कहा गया कि जो ट्रक ब्रिटेन से आया है और उसको सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड तक ही जाना है, उसकी नो चेकिंग। बट जो ब्रिटेन से आया है बट वो ईयू के किसी मेंबर कंट्री में जाना है, उसकी चेकिंग होगी, उसकी चेकिंग होगी, समझ रहे हो। तो ये रूल बन गया। ठीक है, तो अब ये गंदी गंदी ड्राइंग्स हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या हुआ था, ठीक है ना। तो जो सिन फेन थी, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये अग्रीमेंट को क्या बोला गया था, तो हम लिख लेते हैं विंडसर फ्रेमवर्क ही लिख लेते हैं इसको, विंडसर फ्रेमवर्क। तो विंडसर फ्रेमवर्क जो है वो कैसे साइन हुआ, क्यों साइन हुआ, ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है ना, विंडसर फ्रेमवर्क जो हमारा है वो क्यों साइन हुआ और कैसे साइन हुआ, ये हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या हुई, सिन फेन इन 2022, सिन फेन केम फर्स्ट, डीयूपी सेकंड, डीयूपी exited the नॉर्दर्न आयरलैंड पार्लियामेंट। पर क्यों, क्योंकि it objected to it objected to new border controls between Britain and island of Ireland। जो मैंने समझाया, सामान खुलेगा, ठीक है ना। उसके बाद न्यू अग्रीमेंट वॉज साइंड, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, यूके एंड यू साइंड अ न्यू अग्रीमेंट, जिसके अंदर क्या कहा गया, जिसको विंडसर फ्रेमवर्क बोला गया, जिसके अंदर विच स्टेटेड दैट ऑन अराइवल एट बॉर्डर ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड goods will be demarcated into two। ठीक है ना, दो में डिवाइड होंगे, एक तो होगी ग्रीन लाइन, नो इंस्पेक्शन, while those entering Republic of Ireland would go through रेड लेन। ठीक है ना, रेड लेन
इंस्पेक्शन होगी, ठीक है ना। मतलब जहाँ जो नॉर्दर्न आयरलैंड के सामान की उसकी चेकिंग नहीं होगी, जो रेड लेन से जा रहा है उसकी चेकिंग होगी, क्योंकि वो ईयू की किसी और कंट्री में ईयू की मेंबरशिप में जा रहा है। ये विंडसर फ्रेमवर्क बना, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट पढ़ लिया हमने, ठीक है। और हमने नॉर्दर्न आयरलैंड का जो इशू है वो भी हमने पढ़ लिया। क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। तभी तो इतना टाइम लगा रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या बोलने का शौक है। चलो, उत्तराखंड असेंबली जो है उसने यूसीसी जो है वो पास कर दिया है, पास्ट, ठीक है। यहाँ पर ऑपोजिशन ने कोई ऑपोजिशन नहीं करी, वो कहते हैं कि बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होनी चाहिए। शेड्यूल ट्राइब को उनको आउट ऑफ दिस रखा गया है। यूसीसी के बारे में हमने येस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट यूसीसी। अगर यूसीसी के बारे में और आता है कि यहाँ पर क्या है, जैसे वो लिव इन रिलेशनशिप वाला बहुत फेमस हो रखी है चीज़, तब हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो फिर हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस फिर हमें पता होना चाहिए कि उत्तराखंड लेकर आया है, ठीक है। 7 जज यहाँ पर क्या है, डिमांड दैट द बिल शुड बी हैंड ओवर, ठीक है, ये पास हो गया वहां पर। 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय, अब यहाँ पर शेड्यूल कास्ट कैन नॉट बी, ये लिखना मत, अभी ये समझा रही हूँ मैं। शेड्यूल कास्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस मतलब वो सारे एक साथ नहीं कंसिडर कर सकते। सब कैटेगराइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है कि क्या सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट में या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट के अंदर कुछ ऐसी हैं जो डोमिनेंट ग्रुप्स बन गए हैं। डोमिनेंट ग्रुप मतलब कि बेटा जी यही सारे के सारे फायदे लेकर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर एक पेरेंट जो है वो आईपीएस है, आईएएस है, ठीक है ना, और एक पेरेंट फार्मर है, दोनों को एक साथ कैसे रख सकते हैं, पर दोनों को सेम बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो जो पिछड़ा हुआ है वो तो बेचारा पिछड़ा हुआ ही रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये कैसा न्याय है, ये तो अन्याय है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 341 में किसके पास पावर है कि वो कास्ट को शेड्यूल कास्ट में डाल सके? 341 में प्रेसिडेंट हैज द पावर, ठीक है। ये येस्टरडे भी ऑल्सो आई डिस्कस, तो दोबारा हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये सेम है, ठीक है। अभी सुनवाई इस केस पे चल रही है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू इम्प्लीमेंट सैटेलाइट बेस्ड टॉल कलेक्शन। अभी क्या होता है टॉल के अंदर कि मान लो यहाँ पर टॉल है, तुमने बस इतनी ही रोड यूज करनी है, वैसे वो रोड, ये ज्यादा ही हो गया, एक मिनट रुको। मान लो यहाँ पे टॉल है, यहाँ पर, ठीक है, तुमने इतनी ही रोड करनी है यूज और फिर चले जाना है, और ये जो बाकी की रोड है ये तुमको यूज नहीं करनी है, ठीक है ना, बट तुम टॉल तो पूरी रोड का दे दो। अभी तो ऐसे होता है ना वो जो लेते हैं टॉल, बट अब क्या होगा, जितने किलोमीटर तुम यूज करोगे सड़क, उतने ही किलोमीटर तुम टॉल दोगे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या प्लान करी है? गवर्नमेंट प्लान्स टू इम्प्लीमेंट सैटेलाइट बेस्ड टॉल कलेक्शन ऑन हाईवेज। क्या कर रही है? सैटेलाइट बेस्ड टॉल कलेक्शन ऑन हाईवेज, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या फायदा होगा? इसके अंदर जितना आप यूज करोगे उसी हिसाब से ये आपको चार्ज करेंगे, ठीक है ना। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच विल बी इम्प्लीमेंटिंग द टेक्नोलॉजी सेड इट हैज बीन टेस्टिंग इन दिल्ली एंड गुरुग्राम, बेंगलोर में भी टेस्ट करेंगे। दिस विल इन्वॉल्व एवरी व्हीकल रजिस्टरिंग फॉर, ठीक है ना। इसमें क्या इन्वॉल्व होगा? विल इन्वॉल्व एवरी व्हीकल रजिस्टरिंग फॉर, किसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑफ टॉल कलेक्शन टू बी इक्विप्ड विद ऑन बोर्ड, ये पक्का चैलेंज होगा, ऑन बोर्ड यूनिट, बिकॉज इससे प्रीवेसी जाएगी, पता चलेगा तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो। दैट विल बी लिंक्ड, हाँ लोग कहेंगे हमारी प्राइवेसी जा रही है, लिंक्ड टू अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट, मतलब आपकी कार जो है वो सैटेलाइट जो है उसको पता होगा कि कहाँ से गई कहाँ को आई, ठीक है ना। विल बी लिंक्ड, द ओबीयू विल ऑल्सो बी लिंक्ड विद द वॉलेट फ्रॉम विच द टॉल अमाउंट, ओबीयू will also be linked to wallet। अब इसके अंदर अभी ये किलोमीटर वाला इतना नहीं आ रहा है, ठीक है ना, पर सैटेलाइट मतलब आपको रुकना नहीं पड़ेगा, नो नीड टू स्टॉप, मतलब आपने सड़क यूज करी टॉल वाली, आपका टॉल कट जाएगा, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, वो लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। किलोमीटर के हिसाब से वाला रूल अभी नहीं आया है, मैंने वो कुछ और बात कर दी थी, किलोमीटर वाला रूल जो है वो बेटा जी अभी नहीं आया है,
ठीक है। तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बेंजामिन नेतान्याहू, देखो सबसे पहले तो आपको इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसराइल के जो पीएम हैं, ठीक है ना, कौन है? बेंजामिन बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है ना। याहू नेता बन गए तो याहू तो होगा ही, बेंजामिन, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया किस चीज के लिए? रिजेक्टेड रिजेक्टेड हमास टर्म्स ऑफ सीज फायर। सीज फायर का मतलब क्या होता है? स्टॉप फायरिंग। सीज फायर का मतलब क्या होता है? स्टॉप फायरिंग। एंड होस्टेज रिलीज अग्रीमेंट। होस्टेज रिलीज अग्रीमेंट क्या है इनका? देखो जी बेटा जी, यहाँ पर अब समझना पड़ेगा आपको। तो क्या हुआ था, मुझे पता है मैं ये बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, बट इट्स ओके। इसराइल जो है, ठीक है ना, उस पे हमास ने अटैक किया, ठीक है। हमास ने अटैक किया अक्टूबर 2023 में। और जब अटैक किया तो होस्टेजेस, इजराइलीज को होस्टेजेस मतलब बंधक बना के, किडनैप करके यहाँ के लोगों को, बहुत सारे लोगों को ले गया हमास, गाजा में, ठीक है ना। क्योंकि गाजा में इनकी चलती है हमास वालों की। अब इसराइल ने क्या डिक्लेयर कर दी? वॉर डिक्लेयर कर दी हमास पे। मतलब इसराइल कहाँ पे लड़ रहा है? गाजा में, ठीक है ना। गाजा में कौन है? पैलेस्टीनियंस है, ठीक है ना। तो ये चीज हुई, ठीक है ना। अब बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर कतर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है ना। तो अग्रीमेंट हुआ था कि भाई होस्टेजेस जो हैं, कुछ होस्टेजेस, सम होस्टेजेस वर रिलीज्ड, ठीक है ना, सम होस्टेजेस वर रिलीज्ड। ऐसा नहीं है कि कोई भी होस्टेज रिलीज नहीं हुए। जो किडनैप किए थे इजराइलीज उनको रिलीज किया गया। अब दूसरी बार, सेकेंड टाइम दोबारा से बात चली कि अग्रीमेंट करते हैं कि चलो वॉर को रोकते हैं, सीज फायर मतलब गोलीबारी करना बंद करते हैं, होस्टेज रिलीज करते हैं। बट इसके अंदर जो उन्होंने शर्त करी, शर्त मतलब अपनी जो बात कही हमास वालों ने, laid out a detailed three-phase plan to unfold over 4.5 months, responding to a proposal drawn up by। अब ये प्रपोजल किसने ड्रॉ किया था? यूनाइटेड स्टेट्स ने, इसराइल ने, कतर ने और इजिप्ट ने। द प्लान स्टिपुलेट्स दैट ऑल होस्टेजेस वुड बी रिलीज्ड इन एक्सचेंज फॉर हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस imprisoned by Israel, including senior militants and an end to war। वो कह रहे हैं कि जो पैलेस्टीनियंस के जो मिलिटेंट्स हैं, जो लड़ाई करते हैं, ठीक है ना। अब ये एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं लोग कि टेररिस्ट ग्रुप है, कि हमारे जो लोग आपने अरेस्ट किए हुए हैं, ठीक है ना, जो मे भी किसी चीज में इन्वॉल्व थे, उनको आप रिलीज करो, तब जाकर हम होस्टेजेस रिलीज करेंगे और वॉर भी बंद करो। तो इसराइल कहता मैं ये नहीं करूंगा। इसराइल कहता मैं, मेरे को ये नहीं गवारा, मैं नहीं मानूंगा इस चीज को। तो इसको लिखना पड़ेगा आपको कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो इजरायली पीएम रिजेक्टेड हमास टर्म्स, फॉर अ सीज फायर। सीज फायर का मतलब स्टॉप फायरिंग, नो फायरिंग, ठीक है ना, नो फायरिंग, स्टॉप फायरिंग एंड होस्टेज रिलीज जो किडनैप किए हुए हैं, होस्टेज रिलीज अग्रीमेंट रिजेक्ट कर दिया। मतलब जो किडनैप किए हुए हैं लोग, ठीक है ना, जो किडनैप किए हुए हैं लोग, ठीक है, उनको रिलीज करना, ठीक है। तो पीएम ने मना कर दिया, इजरायली पीएम ने। क्यों? प्रपोजल ड्रॉन अप बाय, ये इंपॉर्टेंट है, प्रपोजल ड्रॉन अप by United States, Israel, कतर एंड इजिप्ट। देखो पहले वाले में भी कतर जो था वो इन्वॉल्व था, इस वाले में भी इन्वॉल्व है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, कतर, इजिप्ट और इसराइल इन्वॉल्व है। द प्लान स्टिपुलेट्स, प्लान क्या कहता है? प्लान स्टिपुलेट्स, पहली चीज कहता है, प्लान स्टिपुलेट्स दैट ऑल होस्टेजेस would be released in exchange for hundreds of Palestinians imprisoned by इसराइल। और उसके अंदर ये क्या मान रहे हैं? इंक्लूडिंग सीनियर मिलिटेंट्स, जो इनके मिलिटेंट्स मतलब जो जो टेररिस्ट मानते हैं जिनको इसराइल वाले, उनका जो अरेस्टेड हैं उनको कह रहे हैं कि आज़ाद कर दो। एंड वॉर, ये भी कह रहे हैं कि वॉर भी एंड कर दो, हमारे सीनियर मिलिटेंट्स को भी छोड़ दो और पैलेस्टीनियंस को भी छोड़ दो, तब जाके हम तुम्हारे वाले छोड़ेंगे। तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमको नहीं गवारा, हमको नहीं एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। क्या कहते? हमको ये एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस।
चलिए आगे चलेंगे। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पर पहले बात करने से पहले, इससे पहले कि हम आगे जाएं, आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप एमसीक्यूज बाय कर सकते हैं हमारे, यू कैन बाय आर एमसीक्यूज, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज आपकी बहुत हेल्प करेंगे प्रैक्टिस के अंदर। अगर आप रेगुलरली हमारी क्लासेस लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। देखिए रेगुलर क्लासेस में आपके नोट्स बन रहे हैं, बट आपको ये पता नहीं है कि कैसा सा क्वेश्चन बन जाए, तो जब प्रैक्टिस करोगे तभी रियल आपको अपनी सिचुएशन पता चलेगी। यहाँ पर आपको 10+ टेस्ट मिलते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं ईच, ठीक है, 50+ नहीं 50 क्वेश्चंस होते हैं ईच टेस्ट के अंदर, ठीक है ना। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो तो बनाए ही जाते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सोर्सेज में से क्वेश्चन बन सकते हैं जो द हिंदू में नहीं कवर होते हैं, वो भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने की पूरी कोशिश करी जाती है। तो आप जुडिशरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, पीसीएस जनरल स्टडी स्टेट के लिए, डिफेंस के लिए, या किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प। फिर उसके बाद आता है मंथली वन शॉट। अगर आपका किसी भी मंथ का आप पे कुछ डेज करें कुछ नहीं करें, ठीक है, या फिर आपको रिविजन करनी है, या फिर आपको जीरो से प्रिपेयर करना है, टाइम कम है, या फिर आपका बैकलॉग है, तो बेटा जी ये वाले वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। दिया फॉर ₹300, बट ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। क्यों? देखिए आपको मैगजीन तो मिलती है, आपको यहाँ पे डिजी नोट्स तो मिलते ही हैं, बट यहाँ पे डिजी नोट्स को एक्सप्लेन भी किया गया है। 7 to 8 आवर्स में आपका फुल मंथ डन हो जाता है, ठीक है ना। साथ साथ आपके नोट्स भी बनते हैं, वो शॉर्ट नोट्स जो हैं आप एग्जाम के रिविजन के टाइम पे बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो, लिख लिख के चीज़ें याद होती हैं यहाँ पर। तो येस यू कैन गो हेड एंड बाय दिस। मई 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक के अवेलेबल हैं, बहुत जल्द आपको फेब के भी मिल जाएंगे। ये वाले जो एमसीक्यूज हैं ये अभी जनवरी 2024 से ही रेगुलरली डलने स्टार्ट हुए हैं। हमारे पास मॉक टेस्ट भी है, स्लाट का, एमएससीटी 3 इयर्स का, 5 इयर्स का, सीयूटीपीजी का, सीओक्यूपी 11 कोड है जो लॉ के लिए भी है, बीपीएड के लिए भी है, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। ये सब कुछ कहाँ पे अवेलेबल है? loggery.in पर अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है? loggery.in पर अवेलेबल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग पैंडेमिक ग्रोथ, पैंडेमिक के बाद भी, बहुत अच्छी ग्रोथ के बाद भी, मालदीव्स के अंदर जो है डेट डिस्ट्रेस का रिस्क है, ठीक है। ये आईएमएफ ने बोला है। तो आईएमएफ ने क्या बोला है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जल्दी से लिख लेंगे क्योंकि हमारे रिलेशन के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वी हैव टू राइट इट डाउन। फंड सेज Maldives remains at a high risk of debt distress, ठीक है जी। तो यहाँ पर मालदीव्स को हाई रिस्क है डेट डिस्ट्रेस का। चाइना जो है वो कह रहा है कि चलो मैं तुम्हारा लोन माफ कर दूंगा, क्योंकि चाइना पटा रहा है इसको। जसप्रीत बुमराह जो है क्रिकेटर है, फर्स्ट इंडियन पेसर टू टॉप आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स, ठीक है। तो लिख लेते हैं ये भी, जसप्रीत बुमराह बिकेम फर्स्ट इंडियन पेसर, फर्स्ट इंडियन, बेटा जी कौन सा बॉलिंग स्टाइल है इनका? पेसर, ठीक है ना, पेसर टू टॉप आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स, पहले इंडियन पेसर बने हैं टेस्ट रैंकिंग, टेस्ट, ठीक है ना। चलिए यूरोपियन यूनियन, द ईयू। अब यहाँ पर हंगरी जो है ना, हंगरी कंट्री है, हंगरी के जो पीएम है वो विक्टर ऑर्बन है। देखिए ये हमेशा न्यूज़ में रहते ही हैं क्योंकि इनकी और ईयू की कम ही बनती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर विक्टर ऑर्बन ने क्या कर दिया? विक्टर ऑर्बन ने एक लॉ लेकर आए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको पढ़ो। द यूरोपियन कमीशन, द ईयूज एग्जीक्यूशन आर्म लॉन्च्ड एन इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीजर इनटू हंगरीज, क्या कहते हैं कि गलत कर रहे हैं ये। ईयू कहता कि जो इनका लॉ आया है दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। इनटू हंगरीज न्यू डिफेंस ऑफ नेशनल सॉवरेंटी लॉ सेटिंग हंगरीज प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन इन collision course with the bloc. Under the controversial law, Hungarian authorities will be able to use intelligence services to investigate individuals and organizations involved in the democratic and electoral process and allegedly receiving foreign funds. मतलब यहाँ पर, मुझे पता है तुम्हें नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ। देखो यहाँ पर जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं किसी भी वे के अंदर, कहाँ पर? हंगरी में, ठीक है ना, उनके ऊपर चेकिंग होगी, ठीक है ना। इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, इंटेलिजेंस सर्विसेज इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे अगर वो रिसीव कर रहे हैं फॉरेन फंड्स। देखो फॉरेन फंड्स दोबारा से प्रॉब्लम दे रहे हैं जैसे इंडिया के अंदर हो रहा है। मतलब अगर कोई इलेक्टोरल प्रोसेस या डेमोक्रेटिक प्रोसेस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, प्लस वो फॉरेन फंड्स रिसीव कर रही है, प्लस वो फॉरेन फंड्स रिसीव कर रही है,
ठीक है ना, प्लस वो फॉरेन फंड्स रिसीव कर रही है, ठीक है ना। तो अगर वो फॉरेन फंड्स रिसीव कर रही है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ये देखिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इलेक्टोरल प्रोसेस या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व है, फॉरेन फंड्स, बाहर से फंड्स भी रिसीव कर रही है हंगरी के अंदर, तो लॉ पास हुआ है कि इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं वो ऐसे इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं ऐसे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। ईयू को इससे प्रॉब्लम है, ईयू हैज प्रॉब्लम। कौन ऐसा लॉ लेकर आया? हंगरी लेकर आया है, नेशनल सॉवरेनिटी लॉ। अब इसको ढंग से लिख लेते हैं, ये जो गन बचा है इसको साइड करते हैं। तो आइए यहाँ पर लिखें, हंगरीज हंगरीज न्यू डिफेंस ऑफ national national sovereignty law, है ना। EU launched infringement प्रोसीजर। ईयू को अच्छा नहीं लगा, मतलब यार वैसे एक बात है, चलो मैं क्या ही बोलूँ, कुछ बोल भी नहीं सकते। चलो तुम ये लिखो, हंगेरियन अथॉरिटीज will be able to use the intelligence services to investigate individuals and organizations involved in democratic and electoral process and allegedly receiving foreign funds। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना कि ये जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, प्लस फॉरेन फंड्स रिसीव कर रहे हैं, तब हंगरी की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ये ईयू वालों को इससे प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो 6 PM पे कल दोबारा मिलेंगे। एंड ऑल्सो ये आपकी कौन सी क्लास नंबर है, कितने क्लासेस आप लगा सकते हो ये ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्लास कैसी लगती है ये भी बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ऑल्सो इस बार जो डाउट सेशन है वो सैटरडे को होगा, ठीक है ना, क्योंकि संडे को आई एम नॉट अवेलेबल, तो सैटरडे को ही मैं डाउट सेशन ले लूँगी। तो अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट्स हैं तो वो कॉमेंट में ज़रूर ड्रॉप कर देना। सैटरडे भी क्या प्रॉबेबली मैं फ्राइडे को भी क्लास ले सकती हूँ, ठीक है ना। जो डाउट सेशन होती है, जो कमेंट्स डाउट सेशन वाली क्लास होती है, मैं मिस नहीं करना चाहती, ज़्यादा दिन भी इकट्ठा नहीं करना चाहती, तो डाउट सेशन की क्लास फ्राइडे को रखते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। कुछ लेना होगा तो logri.in पर चले जाना, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। बाय।